आपने अभी कहा है कि मैंने कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, मैंने उसको छोड़ा। ये ठीक बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त भी बता चुका हूं देश को, आपको अब भी बताता हूं कि अगर कोई इधर उधर की बात हो तो कोई परवाह नहीं होती। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट में हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हुए लोग और उनके कर्मचारी और उनके जो आगे या पीछे, वो अगर इस तरह का करें कि इतनी जबरदस्त धमकियां ये दें कि अगर ये इस तरह का नरेटिव में आपने जो ये किसान आंदोलन का कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत होगा। और इतनी इतनी धमकियां, तो ये सिर्फ मुझे नहीं, सारे परिवार को, इधर उधर को। किसान आंदोलन के दौरान आपने गांव गांव में संवाद किया है। पूरा किसान आंदोलन गांव गांव तक फैला। और हम ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का प्रभाव भी इस चुनाव पर दिख नहीं रहा है, नतीजों में नहीं नजर आ रहा है। अब मुकेश भाई, ये शायद जल्दबाजी होगी कि इसका असर नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि बीजेपी नहीं हारी। हमने कहा था बीजेपी को सजा दो और बीजेपी जीत के आ रही है, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ कोई असर नहीं है। मैं समझता हूं थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि किस किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी। क्योंकि किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। पिच हमने तैयार की, हमने उस पर हैवी सा रोलर भी चलाया कि सीमर को, फास्ट बॉलर को मदद मिले विकेट उखाड़ने में। लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना, बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी थी। और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहें। मामला बॉलिंग बैटिंग इन सब का है। अंततः खेल उनका है, खेल पार्टियों का है। हाँ, किसान आंदोलन की कोशिश में जरूर कमी रही होगी। अगर व्यंग करूं तो प्रधानमंत्री की भाषा करूं तो जरूर हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी। कमी है, हमें देखना होगा। लेकिन यह सोच लेना कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। आप राजनीति के विश्लेषक हैं, आप बताइए, किसान आंदोलन के पीक पे पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन था भी? ऑपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब तो। ये तो किसान आंदोलन है जिसके चलते खड़ा तो हुआ, लड़ा तो ऑपोजिशन, तो खड़ा तो कर दिया। जिताना हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, या कर सकते नहीं थे, आप ऐसा कहिए। शायद हराना तो जिम्मेवारी थी, हम नहीं कर पाए, जरूर कमी रही होगी। लेकिन हम इस मैच के मुख्य खिलाड़ी नहीं थे। आपने सुना कि योगेंद्र यादव कहते हैं कि आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं वो सभी जानते हैं। उनका आरोप जो है, उसके बाद वो कहते हैं कि सरकार चोर दरवाजे से लाने की कोशिश कर रही है। तो वो कहते हैं कि आप माहौल बना रहे हैं, उनका ये आरोप है। भाई, हम तो किसानों के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आज नहीं, 40 सालों से हमारा संगठन किसानों के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इनके जैसा हम किसी के लिए पिच नहीं तैयार कर रहे थे। इन्होंने साफ साफ कहा है एक दूसरे डिबेट में कि इन्होंने पिच तैयार की थी बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन जो बैटिंग करने वाले थे उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं करके बीजेपी जीत गई। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है का किसी को जिताने का, किसी का हारने का। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो बस किसानों की खुशहाली चाहते हैं। किसानों के जेब में पैसा आना चाहिए और उसके लिए जो कानून किसानों को क्षति पहुंचाते हैं, उनको उनके जेब में आने वाला पैसा रोकते हैं, उनको गरीब रख रहे हैं, ये कानून जाने चाहिए। उसमें कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, देश की कृषि नीति बननी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। उसके लिए हमारी लड़ाई शुरू है। ये बात अलग है कि मैं ये कमेटी में आ गया, ये बीजेपी ने कहा करके हम सपोर्ट नहीं कर रहे। हम 40 साल से जो कह रहे थे उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है या अभी ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो हमारा तो ये पुरानी मांग है हमारी, और हम ये लेके चलते रहेंगे। और ये एसकेएम जो है, इसमें तो योगेंद्र यादव कौन से किसान नेता बन गए? योगेंद्र यादव का किसानी से, खेती से क्या संबंध है? हम तो खेती में काम करने वाले लोग हैं। मैं खुद एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और 40 साल से ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ।
नहीं, इसमें मंडी सिस्टम खत्म करने की कहाँ बात थी। ये जो हमारे महाराष्ट्र में और 21 राज्यों में जी 2006 से 2009 तक फल फूल सब्जियां ये कृषि मंडियों के बाहर बिक रहे हैं। और कहाँ मंडी के, आज भी पुणे की मंडी में जाओ, मुंबई की मंडी में जाओ, वो पूरा खचाखच भरा हुआ है सब्जी फलों से। तो ये मंडी सिस्टम नहीं बंद हो सकती। और जो भी किसान है उनको अगर दूसरा पर्याय मिल जाता है, अगर कोई विकल्प मिल जाता है बेचने के लिए, तो उनको अवसर क्यों नहीं दिया जाए, ये हमारा कहना है। ये मंडी तो रहेगी और हमें ये कहना है कि अगर कंपटीशन होगा तो ये मंडी सुधरेगी। वहाँ जो लूट हो रही है किसानों की वो बंद हो जाएगी। अनिल जी, वहाँ जो फैसिलिटीज होनी चाहिए किसानों के लिए वो किसान होनी नेता चाहिए। भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा लगातार आंदोलन में वो रहे हैं, चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन का नेतृत्व करते रखे हैं। उनका कहना है कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों को खत्म करने का था, उन्हें सीमित करने के लिए था, मंडी सिस्टम खत्म करने के लिए था, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए था। वो भी आपको सुन रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने कानूनों को समझा है। इसमें कहीं भी मंडी सिस्टम खत्म करने की बात नहीं की गई थी, बस किसानों को मंडी से आज़ादी देने की बात कही थी। इसमें कहीं भी एमएसपी खत्म करने की बात नहीं की गई थी। इसमें कहीं भी किसानों की ज़मीन हथिया जाएगी ऐसा प्रावधान नहीं था, बल्कि इसमें एक क्लॉज तो ये था कि कुछ भी हो, किसान के ऊपर कितना भी पैसा बकाया हो, किसानों की ज़मीन नहीं ली जा सकते, ऐसा कानून में एक इसमें एक कलम था इसमें। तो ये सब गलत तरीके से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है कानूनों का, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, आप मध्य प्रदेश के डबरा की मंडी में जाओ। नहीं, मैं मध्य प्रदेश के डबरा के मंडी में गया था, वहाँ पर दुगना दाम मिल रहा है, एमएसपी से ज़्यादा दुगना दाम मिल रहा है। वो एमपी की सबसे बड़ी मंडी है, आप देख लो उनका रिकॉर्ड। तो वहाँ पे 800 में नहीं बिक रहा है, वहाँ तो 3,000 से भी बिक रहा है। तो लोगों को तय करने दो, किसानों को तय करने दो उनको कहाँ बेचना है। हाँ, आप डबरा की मंडी में जाओ, देखो उनके रिकॉर्ड्स। बता दो ना, हम किसानों के नेता है। ये मंडियों को जिंदा रखने के लिए, मंडियों को जिंदा रखने के लिए हम किसानों की लूट नहीं होने दे सकते। आप मंडी भी रखो और बाहर का भी व्यापार रहने दो। अगर बिग बास्केट वाला और ये सैलून में बिल्कुल सीधा जो बड़ी बड़ी काफी प्राइवेट मंडियां खुल चुके हैं, भेजने का काम करो। प्राइवेट मंडियां खुल चुके हैं और प्राइवेट मंडियों में किसानों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छी सर्विस मिल रहे हैं, अच्छे दाम मिल रहे हैं। नहीं, तो वहाँ क्यों नहीं जाए? अच्छे दाम क्यों? बिग बास्केट जैसी कंपनियां है, मदर डेयरी जैसी, देश को बेकाने का काम कर रहे हो आप लोग। मदर डेयरी जैसी कंपनियां है, बिग बास्केट जैसी कंपनियां है, वो अच्छे दाम दे के खरीद रही है। उनको वहां से कोई मार्केट सेस नहीं देना पड़ रहा है, उनके घर के नजदीक वो उनको सब मिल रहा है। तो क्यों ना किसान इसका फायदा उठाए? उनको ये जबरदस्ती क्यों है कि वो मंडी में ही बेचे और वहाँ पे हमारी राकेश टिकैत जी और अनिल घनवट जी तो उस पूरी कमेटी का सदस्य थे। हम कहा कह रहे हैं कि ये भी कहा गया है कि आधे से ज्यादा 85% किसान और किसान संगठन चाहते थे कि ये जो कानून हो वो लागू हो, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इसमें उनका फायदा है। क्यों झूठ बोल रहे हो टीवी पे बैठ के? मतलब 80% लोग चाह रहे कि देश में कानून लागू हो जाए। राकेश जी, हमारा जो कमेटी, हमारे सुनिए, कर्नाटक की सरकारें इसको वापस नहीं लेना चाहती। सुनिए नहीं, हम तो इसको लागू करेंगे। अब ये स्टेट में छोड़ रहे हैं ना कि स्टेट अपने यहाँ पे लागू करें इनको। वो तो राजनीति करेंगे, वो तो राजनीति के लिए कहे। हमारे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, ये बिल उन्होंने लाने की कोशिश की थी, तब बीजेपी ने विरोध किया। अब बीजेपी में ना आए तो हमारे महाराष्ट्र की सरकार विरोध ही करेगी। इस राजनीतियों के झगड़े में किसान मर रहा है, ये बात सोच लीजिए आप। किसान तो मर रहा है ना, किसान तो अपने भाई अपना फायदा देख रहा किसान। और आप ये जो कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हमारे कमेटी के
टोटल कामकाज का एक एक मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है सरकार के पास, वो देख लीजिए। हर एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या लिखा है वो उसमें वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। वो हम झूठ नहीं बोल सकते। जो ईमेल्स आए हैं 19,000 रिस्पॉन्सेस आए हैं। आपको उस रिपोर्ट पे भी भरोसा नहीं है? 19,000 से ज्यादा रिस्पॉन्सेस आए हैं। जोन सी बात करते हैं राकेश जी, मैं अकेला नहीं, पूरे भारत के किसान संगठन है उसमें, पूरे भारत के, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के किसान, आगे मेघालय से लोग आए थे, केरला से है, तमिलनाडु से, सभी प्रांतों से है, जम्मू कश्मीर से भी किसान संगठनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने कही हुई बात है। और ये सिर्फ किसान नहीं है, जो किसान के साथ कारोबार करते हैं, डीलर से, ट्रेडर से, एक्सपोर्टर से, मिलर से, जिनर से, सभी लोगों की मिला के राय बनी है और ये रिपोर्ट तैयार हो गई है। सिर्फ किसान नहीं है और सिर्फ 2 राज्यों के किसानों के नहीं है, और उन किसानों को जिनको बहला फुसला के गलत चीजें बता के और रास्ते पे बिठाया गया था, सड़कों पे बिठाया गया था, ये नहीं है, ये तो पूरे देश का कहना है, पूरे देश के किसानों का। जो बेसिक मुद्दा है, ये जो वहां जाके बैठे थे, उनके तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो इसको नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो अपने आप में बहुत बड़ी करप्शन का अड्डा है जी। उसमें एक बड़ा माफिया है। तो उसके बेनिफिशियरीज त्रिपाठी अगर आप सोचें तो वह उसमें गिनती करोगे तो कहां से कहां तक उसके बेनिफिशियरीज हैं। पॉलिटिक्स वाले से लेके जो उसमें ऑफिशियल्स प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के हैं, जो स्टेट एजेंसीज के हैं, जो लोग हैं जो मंडी में बैठे हुए, तो ये इतना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट का माफिया बना हुआ है। उस माफिया के कार्टेल ने ये दर्शा दिया लोगों को कि ये तो किसानों के हित में नहीं है और किसानों की जमीनें छीन जाएंगी। अरे किसानों की जमीनें छीनने वाले, उनके ऊपर कर्जा चढ़ाने वाले, उनसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने वाले, अरे कोई आप मान सकते हो 24%, 25% पर मंथ? अरे वाह, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सारा कुछ करने वाले उन्होंने ये जचा दिया किसानों को कि ये तो किसान के ये कानून है और किसान के हित में नहीं है। वास्तव में वो अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, उस वक्त की सरकार में बैठे हुए, चाहे वो जो बिजनेस इंटरेस्ट अपना देखने वाले थे। ये जो माफिया है, प्रोक्योरमेंट का माफिया, ये देश का बहुत बड़ा माफिया है। मैं आपको बताऊं, किसानों की आर्थिक तरक्की के रास्ते में ये कुछ होने नहीं दे पा रहा। जो कार्टेल है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, वो अब तक का जो माफिया बने हैं उनमें से सबसे बड़ा माफिया है। और उसके अगर उसका विस्तार करें तो प्रोक्योरमेंट एजेंसी से लेके ले जाने आने तक, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके तक, जो आगे एक बार जो कोई कर्मचारी बड़ा वहां बन जाता है, एफसीआई का आगे बन जाए या कोई यहाँ बन जाए, तो महाराज अगर वो रह जाए तो वो तो कहाँ का कहाँ होता है। ये बहुत बड़ा कार्टेल है, ये इन्होंने देश को लूट लिया है। एक तो इनसे बचना चाहिए और देश को इनके बारे में बताना चाहिए कि ये लोग कोई देश को बचाने वाले नहीं है। ये देश को इन्होंने मचोड़ मचाड़ के नुकसान किया है। तो फिर वो कुछ किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे
उन लोगों ने कैसे ये माहौल बना लिया, वो कैसे हावी हो गए, बाकी 3 करोड़ 3.5 करोड़ आपके साथ जो थे, इस कानून के साथ जो थे, वो क्यों नहीं हावी हो पाए? राकेश टिकैत की कैसे चल गई, ऐसे लोगों की कैसे चल गई और उनकी क्यों नहीं चल पाई? नहीं, ये जो आंदोलन करने वाले किसान थे ये ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के थे। इसका जो ज्योग्राफी अगर आप देखते हैं तो ये दिल्ली के बॉर्डर से 50-100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। ये आंदोलन में बड़े पैमाने में शरीक हो सकते थे और आंदोलन में उनके रहने के, खाने के, सोने की सभी तरह का इंतजाम था, तो कोई चिंता नहीं थी। काफी फंडिंग आ रही थी और जो सपोर्ट में है वो 1000, 1200, 1500 किलोमीटर है दिल्ली से, वो इस तरह का आंदोलन यहाँ नहीं कर सकते थे। और हम ये नहीं चाहते थे कि किसान के खिलाफ किसान खड़ा है, इनका आंदोलन है, चाहे मांगे गलत हो लेकिन उनको हक है आंदोलन करने का, उनको नहीं तो ऐसे में अनिल जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो किसान हैं जिनको लगता है कि कृषि कानून ठीक है, उसके समर्थक हैं, वो अपनी शक्ति दिखाएं, सड़क पर उस तरह से अराजकता नहीं करे, लेकिन वो भी अपनी शक्ति दिखाएं जिससे सरकार को भी थोड़ा साहस मिले, बल मिले? उसकी जरूरत नहीं लगती आपको? मुझे लगता है कि इस तरह पब्लिक शक्ति, आप कहते हो कि जैसे कुछ लोग पहले गए और उन्होंने वहां जाके बैठे और एक उन्होंने नैरेटिव तैयार किया कि जमीनें छिन जाएंगी, तो उस नैरेटिव में लोग वहां भाग के चले गए और अब आपको ये लगता है कि एक और नैरेटिव, वो नैरेटिव झूठ का था। झूठ का नैरेटिव बहुत फलता फूलता है। अब आपको लगता होगा कि, या किसी और लोगों को भी लगता होगा कि एक और नैरेटिव तैयार किया जाए कि ये बहुत अच्छा था और वो जाने वाले वहां जाके हम वहां बैठे। तो ये हर बात आपको अगर ये लगे या देश को ये लगे कि हर काम के लिए लोगों को सड़कों पे ही आना हो, तो सरकार का तो रोल फिर वही कुछ भी ना हुआ ना। तो फिर उसमें उस तरह के लोग आ जाएं जो कुछ कहें। मुझे लगता है ये बजाय इसके कि ये कहा जाए कि अरे आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे मदद पे खड़े हो जाओ, तो इतना वीक अगर कोई अपने आप को समझे कि मैं इतना वीक प्राइम मिनिस्टर हूं, कमजोर प्राइम मिनिस्टर हूं कि मुझे मेरे पीछे खड़े होने वाले 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग चाहिए, तब मेरे को जान आएगी, मुझे लगता है ये जस्टिफाइड नहीं है, ये ठीक नहीं है। जिन लोगों ने इन किसानों के साथ धोखा किया उनसे तो प्रश्न है ही, लेकिन एक प्रश्न इस देश की जुडिशियरी से भी है, जज साहब से भी है कि जब बंद लिफाफे में आपको रिपोर्ट सौंपी गई तो आपने क्यों नहीं देश को बताया उसमें क्या लिखा है? उस कमेटी के एक सदस्य को यह रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक करनी पड़ी? और मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई आपका अपमान नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर सुमोटो संज्ञान ले सकता है, तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी कि बताए कि इस देश का किसान क्या सोच रहा है? उसने उस कमेटी के सामने जाकर क्या कहा? रिपोर्ट ही नहीं आई, कानून चला गया। आंदोलन के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ इस देश में, क्यों नहीं बताया जज साहब आपने? इतना बड़ा काम हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी, मैं तो हैरान हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इतना काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या वो कमेटी जो थी त्रिपाठी जी, वो बोबडे साहब ने बनाई थी? नहीं, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बनाई हुई कमेटी, चाहे वो चले गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके ऊपर कोई संज्ञान लेना चाहिए था। You're a part of a 3-member committee, but you're the only person who's speaking
on these 3 farm laws and what the report contains? Where are the other 2 co-authors of this report, sir? The other 2 members of the committee they are experts, they are intellectuals, and their job was to assimilate the data, get the feedback, and put it in the report in a proper way. I am a farmers leader, and I have to see the interest of the farmers. They don't think that it's their responsibility to do that. They think that their job is over. Now it's my duty to do whatever to do with the report. So we have been struggling for getting market freedom for the farmers for last 40 years. So now we want this to happen, and if this report is going to be dumped, then I don't think there will be any other chance to get the farm laws amended or have an agriculture policy for our country. So are you 3 बार खत लिखने के बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट रिलीज नहीं की, तो मजबूरन मुझे ये रिपोर्ट कल रिलीज करनी पड़ी। अब डिबेट शुरू हो चुकी है। जो हम चाहते थे कि अनिल जी, लेकिन आपके साथ जो पैनल में 2 और लोग थे, क्या वो भी चाहते थे कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए? तो इसीलिए तो रिपोर्ट बनी थी। ये रिपोर्ट इसलिए नहीं बनी थी कि उसको ठंडे बक्से में डाल दिया जाए। वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने उनका भी मत था, लेकिन वो आज कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल्स है, एक्सपर्ट्स है, एनालिसिस करना, रिपोर्ट तैयार करना उनका काम था, वो उन्होंने किया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, उसका क्या करना है। और मैं किसान नेता हूँ, मैं किसानों का कल्याण चाहता हूँ, उनकी जो लूट हो रही है वो रोकना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अब 1 साल रुकने के बाद कल ये रिपोर्ट पब्लिक की है। तो आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आप पर कोर्ट ने रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं की, लेकिन आपने चूंकि सार्वजनिक कर दी तो कोर्ट आप पर कोई कार्रवाई कर दे कहीं? नहीं, कार्रवाई तो करने का कुछ कारण है नहीं। जो हमें मैंडेट दिया था और जो ऑर्डर्स थे हमें, उसमें कहीं भी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रखने के बारे में नहीं लिखा था। ये तो हमारे कमेटी ने तय किया था कि इसका कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो और लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस रिपोर्ट। सो हमने उसको बंद लिफाफे में दे दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन 1 साल के बाद भी रिपोर्ट बाहर नहीं आ रही थी, तो मुझे मजबूरन ये डिक्लेयर करना पड़ा। सबसे पहला सवाल जो सब लोग उठा रहे हैं वो ये है कि आखिर इस वक्त, अब जब इलेक्शन हो गए और अब इसको रिलीज करने का, सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? तो हमने इलेक्शन के चुनाव के नतीजे आने तक इंतजार किया, क्योंकि अगर ये पहले रिलीज होती तो इसका किसी पार्टी को फायदा हो सकता था, किसी का नुकसान हो सकता था। तो हम ये नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट की वजह से चुनाव के माहौल में कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए हमने किया था या रुके थे अब तक। दूसरी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमने 3 बार खत लिख के उनसे विनती की थी कि इस रिपोर्ट को रिलीज की जाए, और उनको 1 साल का समय हमें देना था, तो हमने वो समय दिया। 19 मार्च 2021 को हमने रिपोर्ट उनको पेश की थी। 19 मार्च 2022 को 1 साल पूरा हो गया, तो उसके बाद ही हमने ये रिपोर्ट की है। इसमें बाकी कुछ नहीं है किसी को, या हमें टाइमिंग की बात जो की जा रही है, अब कौन सा इलेक्शन है, क्या है, इसका किस पर फर्क पड़ता है। हम तो बस ये चाहते हैं कि देश की कृषि नीति बने, और इस रिपोर्ट में जो भी लिखा गया है वो देश के किसानों का कहना है, और इसके आधार पे देश की कृषि नीति बने। ये देश कृषि प्रधान देश है और देश को कृषि नीति नहीं है। ये 40 साल से हमारी मांग है, इन कानूनों की वजह से नहीं। अनिल घनवत जी भी मेरे साथ हैं। अनिल घनवत जी, राकेश टिकैत जी वो कह रहे हैं कि अगर कृषि बिल के को इतने ज्यादा लोग समर्थन करने वाले थे तो 13 महीनों तक आंदोलन क्यों चला, उसी टाइम रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक कर दी? अब इस बात को करने का क्या फायदा है, इसको आप उनको बताएं एक बार। हमें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितने टाइम में रिपोर्ट पेश करनी थी हमने दी। अब सार्वजनिक करना नहीं करना वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी थी। 1 साल हो गए वो नहीं कर रहे, तो फिर मैंने ये कौन से
किसान संगठन थे जो समर्थन कर रहे थे? सारे तो विरोध में थे। वो तो पूरी लिस्ट है वहां पर, आप देख लीजिए। 73 संगठन हमारे सामने आए थे, उसमें से 61 ने तो उसको सपोर्ट कर दिया था, कुछ लोगों ने सजेशंस के साथ सपोर्ट किया है और कुछ लोगों ने पूरी तरह से विरोध कर दिया है। मुझे याद है कि कुछ महीने पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने तब भी बोला था कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक की नहीं जाती तो आप इसको खुद पब्लिक करेंगे। अब आपने वो किया और आपने कहा है कि 86% जो किसान है वो इन लॉज जो नए कानून है उनके पक्ष में थे। लेकिन इसका एक काउंटर ये आया है कि जो मेन प्रोटेस्टिंग यूनियंस थे वो तो आपके पैनल के सामने उन्होंने पेशकदमी ही नहीं की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेजॉरिटी वाज इन सपोर्ट? तो हमने कब कहा कि ये सबका है? जो हमसे इंटरेक्ट किए उनमें से 61% सपोर्ट में है। अगर ये आ जाते तो इनका परसेंटेज और बढ़ता। अब 14% खिलाफ है तो 20-25% हो जाते। तो ये लोग अगर सामने आते तो सही हमें जजमेंट आ जाता कि कितने सपोर्ट में है और कितने इसके अगेंस्ट है। तो ये लोग आए नहीं, तो ये इनका फॉल्ट है। अब जो हमसे रिएक्ट किए उनका जो कहना है हमने ले लिया। अगर ये हमारे साथ रिएक्ट करते और उनका कहना अगर हमें समझता तो हम भी ये वो इंक्लूड किया जाता और उस हिसाब से रिपोर्ट बनती। ये रिपोर्ट हमें मैंडेट ये था कि जो किसान संगठन कहेंगे, जो बाकी स्टेक होल्डर्स कहेंगे, उसको हम एक जगह लाके उस पे हमारा रिपोर्ट देना होता। ये हमारी खुद की ओपिनियन नहीं है या हमारे खुद के व्यूज नहीं है। जो इन लोगों ने कहा है ये कंसोलिडेट करके हमने इस रिपोर्ट में पेश किया है। तो ये मानता हूं मैं कि इसमें अपोज करने वालों के परसेंटेज घटा है, लेकिन इसके जिम्मेवार भी एसकेएम के लीडर्स है जो हमसे इंटरेक्ट नहीं किए हैं। You've actually kind of released the report in public, so then why not release the names of the organizations that you met? Oh, there's no harm. Actually, I don't know who is in possession of that data. Whoever is, he can go ahead and release it too. Or you can demand it under the RTI. That will be available, and each moment, each minute of the proceeding. I'm saying you met these people. You mean to say the names of these organizations are not included in your report? No, these names are not included. Why not, if I may ask? Those can be provided. I don't know why. Maybe we had to keep the report short, but they can be made available. They can be made available. I see. Each minute of the proceedings have been video recorded. Okay. The other question that can be made available. All right. First thing I would like to clarify is that Yogendra ji is saying that we were advocating these laws for last 40 years. There were no laws till December 2020. We were demanding reforms for last 40 years, and we will keep demanding till we are alive and we get the reforms. So we were not advocating these laws. 40 years. Actually, the government has supported our demands. So we were not supporting the laws. We were supporting the reform, demanding the reforms. Secondly, the data which is not with the committee today, it may be with the government officers, but we will try to make that to public. Each second, each minute of our confrontation was our debate, our interaction has been videotaped, and that can be made available. The list of the farmers who were invited, who appeared before the committee, all the mails which had been received by the committee can be made public, and I'll request the government to make it public. So just very quickly, Mr. Dhanwat, the specific statistics that are being mentioned is that, for example, let's take the online questionnaire. There were 19,027 online answers, 5,451 were farmers, and 12,496 were other stakeholders.
Mr. Yadav is saying, who are these other stakeholders? Why should their opinions matter? Can you please answer that? Who are these other stakeholders? It was open for everybody, every citizen in the country. There was no control who should send a mail or not. And other stakeholders include traders, ginners, millers, expellers, exporters, mandi officials, everybody, anybody who wanted to give a suggestion has sent a mail, and the figure is so much. Farmers are not very technology savvy. Maybe the contribution of the farmers has been low. There are but all those who have contributed, it's available and it may be made open. So there is your answer on the participants. These are all stakeholders and everything is video recorded. Would you like to reconsider your allegation, Mr. Yadav, that these are bogus statistics? You're saying that there is a possibility of these 3 farm laws being brought back? We don't want those farm laws which have been repealed. We want an agriculture policy. Unless there is a policy in which way to deal with the agriculture sector, there can't be laws which will help agriculture sector. So first we have to define what will be our policy to deal with agriculture. So we want a policy and we are struggling for making a policy. And this report will be the base of the policy which will be designed later and will be trying to get it done. So, but Anilji, won't this question be raised? I'm just wondering, won't this question be raised that you say that you are a farmer and the other two are eminent intellectuals, that you are doing it maybe for political purposes, for political reasons? Would that be a fair comment? No, what political intention I can have? I am neither a fan of any party or Modi, or I am not against anybody. We just want the agriculture sector to be related, and we are demanding this for last 40 years. So you are not doing this. You're not doing this maybe because you're not doing this maybe because the BJP may have reached out to you. No. Or that you are playing some side game for the BJP, sir. Not possible. No. We have pushed this demand before the birth of BJP. It was right. It is right from the 80s. BJP was not existing that time. So it's not that we are supporting BJP. It's BJP now supporting our demands. That's the thing. What's happening? So क्या इसमें जो ज्यादातर किसान चाहते थे कि ये कृषि कानून आए, वो कृषि कानून को उसी फॉर्मेट में उसी रूप में चाहते थे जिस रूप में लाया गया था, या कुछ बदलाव चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत किसानों का कहना यह था कि किसानों को मंडी की आजादी चाहिए और उसमें जो भी खामियां थी वो दुरुस्त होके चाहिए थे। हमारा भी जो संगठन है शेतकरी संगठन, हमारा भी कहना यह था कि सरकार ने जो पहल की है किसानों को आजादी देने के, उसका स्वागत किया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जो जिसमें सुधार चाहिए था, जैसे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आपने उसमें से कुछ अनाज तो निकाल दिए उसमें से, लेकिन फिर से उसको ईसीए के दायरे में लाने का प्रावधान था, वो गलत था। जो जुडिशियल एस्पेक्ट था उसका, डिस्प्यूट सेटलमेंट का, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना सही नहीं था। उसके लिए सेपरेट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए थे, ये हमारी इच्छा थी। वो जो मार्केट सेस का मसला था, जो अंडर ट्रेड करेगा वो मार्केट सेस भरेगा, जो बाहर ट्रेड करेगा उसको नहीं सेस देना पड़ेगा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो उसके बारे में भी हमारे मन में विरोध था और हमने ये बहुत पहले से क्लियर किया था कि ये बदलाव आने चाहिए और ये बदलाव आते हैं तो ही इन कानूनों का फायदा किसानों को हो सकता है। ठीक है अनिल घनवत जी, आप पर कुछ आरोप लग रहे हैं। एक ये लग रहा है कि सरकार चाहती है कि वो फिर से कृषि कानून लाए और आप उनका मोहरा बन रहे हैं, या ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके और एक माहौल बनाकर? नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल गलत है। हम आज नहीं, जब बीजेपी पार्टी बनी नहीं थी 1980 से हमारी ये मांग रही है और हमारे लेट शरद जोशी हमारे लीडर, उन्होंने कई बार ये बात रखी है। 2 बार उनको
यहाँ टास्क फोर्स का उनको चेयरमैन बना दिया था। एक बार वीपी सिंह जी के टाइम पे उनको कृषि नीति बनाने की जिम्मेवारी दी थी। दोनों भी ड्राफ्ट आज भी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो तो धूल जमा कर रहे, उसको देखा नहीं गया। तो ये 40 नहीं, लेकिन नहीं तो ऐसे में अनिल जी, अब जब ये रिपोर्ट आ गई, क्या अब इस कानून को फिर से लाया जाए, इसके समर्थन में कोई आंदोलन होगा, क्या होगा यहां से? हम इन कानूनों को फिर से लाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। हम तो एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश को कृषि नीति ही नहीं है। इसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। तो देश को कृषि नीति चाहिए, इसके लेके आंदोलन चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा। 40 साल तो हम लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि देश आजाद हुआ 1947 में। आजादी के 4 साल बाद 1951 में उस वक्त की सरकार ने एक 31 को कॉन्स्टिट्यूशन के अध्याय 31 को उसमें छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करके एक 9th शेड्यूल विधान में ऐड किया। तो 9वां शेड्यूल ऐड करके तो मैं देख रहा हूं कि 1955 में बाबा साहेब अंबेडकर ने राज्यसभा में कहते हुए ये कहा था दैट दिस इज एन अगली एनॉलमी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई जिसमें यह कहा गया कि दिस इज डस्टबिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रखा गया। सारे पौड़े की जड़ जो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी त्रिपाठी जी वास्तव में देश की इकोनॉमी के साथ बहुत बारीकी से जुड़ी हुई है जी। अगर ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ये उसमें डाल दें और हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये कहें कि सर कानून को पास जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी कोर्ट में जाके हम कहें कि सर हमें न्याय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट या हाई कोर्ट ये कहेगी कि ये 9th शेड्यूल का इशू है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, ये हम एंटरटेन नहीं कर सकते। ये कानून तो चले गए, अब इनकी कानून की बात नहीं रही, लेकिन रिफॉर्म्स तो चाहिए, हमें कृषि सुधार तो चाहिए। वो कैसे होने चाहिए उसका एक फंडामेंटल बेस ये कानून है। इसीलिए हम ये कानून पहले अभी पेश करेंगे और उसके बाद हम एक डिस्कशन पेपर तैयार करेंगे और डिस्कशन पेपर में जो बातें इन कानूनों में नहीं आई वो भी आएंगे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी वो लाएंगे। क्या सरकार को फिर से इन तीनों कानूनों को वापस लाना चाहिए? इन तीनों कानूनों को नहीं, कृषि रिफॉर्म्स को लाना चाहिए जिसमें कि ये 3 भी शामिल हो। हाँ बिल्कुल, और ये हाँ सब ये किसानों के मार्केट फ्रीडम का, टेक्नोलॉजी फ्रीडम के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमेशा के लिए जाना चाहिए। और भी जो कानून है जैसे लैंड सीलिंग का कानून है, एक्विजिशन के कानून है, ये सब जाने चाहिए या उसमें कुछ अच्छी तरह से सुधार होकर किसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए। कैसे उठाएंगे? कुछ नहीं, हम कितने लोग सपोर्ट में है ये दिखाने के लिए हम कम से कम 1 लाख किसान दिल्ली लाने की कोशिश करेंगे। MSP